नमस्कार। हाल ही में जो सुपर टाइफून राओगासा ने हांगकांग और दक्षिणी चीन में किया, वो वाकई भयानक था। हाँ, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं, जबरदस्त बारिश। और वो जो बता रहे थे कि हांगकांग में समुद्र तट पर पानी सामान्य से 3 मीटर ऊपर चढ़ गया था। स्टॉर्म सर्ज जिसे कहते हैं। हाँ, और 20 लाख लोगों को हटाना पड़ा। ये 2025 का अब तक का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। मतलब इसकी तीव्रता जो तूफानों की अधिकतम संभव सीमा होती है ना पृथ्वी पे, हाँ। उसके बहुत करीब पहुंच गई थी। और ताइवान, फिलीपींस में भी जाने गई। दुखद है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो आज हमने सोचा कि हमारे पास जो लेख और कुछ शोध है, उनकी मदद से इसी विषय को थोड़ा और गहराई से समझें। हाँ, कि ये चक्रवात आखिर बनते कैसे हैं। और ये राओगासा इतना भयानक क्यों हो गया? तूफान का कौन सा हिस्सा ज्यादा तबाही लाता है? ये सब। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या जानकारी मिलती है। शुरुआत करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, ये असल में ना प्रकृति के विशाल हीट इंजन जैसे हैं। सब शुरू होता है भूमध्य रेखा के पास, जहां समुद्र का पानी बहुत गर्म होता है। कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अच्छा। गर्म पानी। हाँ, तो उस गर्म समुद्र की सतह से नम हवा वो तेजी से ऊपर उठती है। ओके, जैसे गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाती है। तो फिर नीचे एक तरह का खालीपन, मतलब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस खाली जगह को भरने के लिए ना, और आसपास के ठंडे जहां हाई प्रेशर होता है, वहां से हवा तेजी से उस तरफ दौड़ती है। अच्छा। और फिर वो हवा भी समुद्र की गर्मी और नमी सोखकर गर्म होती है, और वो भी ऊपर उठने लगती है। ये एक तरह का चक्कर है जो चलता रहता है। तो ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है, और ऊपर उठती हवा ठंडी होकर बादल बनाती है, गरज वाले तूफान वगैरह। हाँ, बादल और गरज वाले तूफान बनते हैं। और क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो ये पूरा सिस्टम भी घूमने लगता है। और यही घूमता हुआ सिस्टम फिर समुद्र की गर्मी से और ताकत लेता जाता है। बिल्कुल, समुद्र की गर्मी और जो पानी भाप बन रहा है सतह से, वही इसका ईंधन है। तो ये पहले ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनता है, फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म जब हवा थोड़ी तेज होती है, और फिर भयानक हरिकेन या टाइफून जब हवा 119 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हो जाए। यही है। हाँ, यही प्रक्रिया है। और इनकी ताकत को मापने के लिए एक स्केल है, साइफर-सिम्पसन स्केल। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये 1 से 5 तक कैटेगरी में बांटता है, सही? हाँ, कैटेगरी 5 सबसे विनाशकारी, जैसे राघासा था। इसमें हवा की रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। ये स्केल अधिकतम निरंतर हवा पर आधारित होता है। लेकिन एक मिनट, इन स्रोतों में ये भी लिखा है कि ये स्केल सिर्फ हवा की गति देखता है। लेकिन रागासा के टाइम पे जो हांगकांग में 3 मीटर ऊंची लहरें उठी, वो स्टॉर्म सर्ज, उसे तो ये स्केल गिनता ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं गिनता। और ना ही भारी बारिश से आने वाली बाढ़ या बवंडर के खतरे को। ये स्केल की एक बहुत बड़ी सीमा है। सही कहा आपने। अक्सर हवा से ज्यादा नुकसान पानी पहुंचाता है, चाहे वो सर्ज का पानी हो या फिर बारिश का। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। रागासा इतना तीव्र क्यों था? क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है? देखिए, वैज्ञानिक सीधे तौर पर हर तूफान को जलवायु परिवर्तन से जोड़ने में थोड़ी सावधानी बरतते हैं, लेकिन एक आम सहमति तो बन रही है। किस बात पर? कि ग्लोबल वार्मिंग से महासागर गर्म हो रहे हैं, और ये गर्म पानी इन तूफानों को ज्यादा ईंधन दे रहा है, ज्यादा एनर्जी, जिससे वो और तीव्र हो रहे हैं। हाँ, एक आंकड़े का जिक्र है कि प्रशांत महासागर, जहां रागासा बना, पिछली सदी में औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ है। 1.5 डिग्री सुनने में शायद कम लगे, पर इतने बड़े महासागर के लिए ये बहुत ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा है। इसमें सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक एक्सपर्ट हैं, बेंजामिन हॉटन, उनका जिक्र है। हाँ, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि टाइफून एक तरह से पृथ्वी की अतिरिक्त गर्मी को हटाने का एक प्राकृतिक तरीका है। तो समुद्र जितना ज्यादा गर्म होगा, उसे ठंडा करने के लिए उतने ही शक्तिशाली तूफान आ सकते हैं। रागासा के केस में उसे बहुत गर्म पानी मिला, और उसका रास्ता भी ऐसा रहा कि वो जमीन से टकराकर ज्यादा कमजोर नहीं पड़ पाया। ये तो चिंता की बात है। और एक और स्टडी का जिक्र था, पिछले साल क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस जर्नल में छपी थी। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ये तूफान अब तटों के और करीब बन रहे हैं, ज्यादा तेजी से ताकतवर हो रहे हैं, और जमीन पर पहुंचने के बाद भी ज्यादा देर तक टिक रहे हैं। ये तो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब तैयारी का समय कम मिलेगा और असर ज्यादा देर तक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज इन लेखों में थी, डर्टी साइड। ये क्या है?
कहा गया कि हांगकांग और दक्षिणी चीन इसलिए ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि वो नागासाकी डर्टी साइड की चपेट में आ गए। ये क्या भला है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। डर्टी साइड, इसका मतलब है तूफान का एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, कैसे? उत्तरी गोलार्ध में तूफान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसके दाहिने तरफ का हिस्सा, जिसे राइट फ्रंट क्वाड्रेंट कहते हैं, वही डर्टी साइड कहलाता है। दाहिना हिस्सा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिस्से में ना दो गतियां जुड़ जाती हैं। एक तो तूफान के घूमने की अपनी गति, जो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, हाँ। और दूसरी तूफान के आगे बढ़ने की गति। ये दोनों उस दाहिने हिस्से में एक ही दिशा में होती हैं, तो वो जुड़ जाती हैं। ओह, समझ गई। तो मतलब अगर कोई तूफान मान लीजिए 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और उसकी अपनी घूमने वाली हवाएं 160 किलोमीटर घंटा की हैं, तो दाहिनी तरफ असल में हवा 210 किलोमीटर घंटा महसूस होगी और जबकि बाईं तरफ वो घट जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दाहिने तरफ 160 + 50 = 210 और बाईं तरफ 160 - 50 = 110। कितना बड़ा फर्क है। इसमें बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हाँ, ये डर्टी साइड वाली बात सिर्फ किताबी नहीं है, ये सीधे तौर पर बचाव और तैयारी की योजनाओं पर असर डालती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, हमने समझा कि ये विशाल समुद्री इंजन, ये चक्रवात बनते कैसे हैं। हाँ, गर्म पानी, उड़ती हवा, कम दबाव और पृथ्वी का घूमना। फिर हमने सेफर सिम्पसन स्केल देखा, जो हवा की गति से ताकत मापता है, पर उसकी सीमाएं भी है, जैसे स्टॉर्म सर्ज और बारिश को न गिनना। और हमने देखा कि कैसे गर्म होते महासागर शायद रागासा जैसे सुपर टाइफून को और ज्यादा ताकत दे रहे हैं, हालांकि हर तूफान को सीधे जोड़ना मुश्किल है। और आखिर में ये डर्टी साइड की बात, कि तूफान का दाहिना हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा खतरनाक क्यों होता है। हाँ, ये सारी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं और इन स्रोतों से एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि अगर ये स्टडी सही है कि तूफान अब तटों के ज्यादा करीब बन रहे हैं, ज्यादा तेजी से शक्तिशाली हो रहे हैं और जमीन पर ज्यादा देर टिक रहे हैं, तो भविष्य में हमारे तटीय शहर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी प्लानिंग करते समय हमें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा? क्या सिर्फ हवा की गति पर फोकस करना काफी है, या फिर उन चीजों पर भी ध्यान देना होगा जिन्हें स्केल नहीं मापता, जैसे स्टॉर्म सर्ज, अत्यधिक बारिश? बिल्कुल, इन पर शायद और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये सोचने वाली बात है।